पिछले क्लास में हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स डिस्कस किया था। आपको बस ये समझना है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बस इतनी जानकारी आपको रखनी है कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं जो फोर्स अगर कोई वक्डन करे, अगर वो फोर्स वक्डन कर रहा हो और वक्डन करने के बाद भी मतलब डिफरेंट पाथ को फॉलो करके वो वक्डन करा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मान लो कोई फोर्स है, ये एक फोर्स वक्डन करने वाला है इस m मास के ब्लॉक पे, ठीक है, आई बात समझ में। और इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना है, इस ब्लॉक को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना है। ये फोर्स इसे ऐसे भी ले जा सकता है, ये फोर्स बोलेगा कि भाई हम ऐसे घुमा के ले जाएं इसे, ये फोर्स बोलेगा नहीं पहले हम यहां जाएंगे फिर यहां ले जाएंगे। तो होगा क्या कि अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहा है। ध्यान दो बाबू, अगर ये फोर्स इस पाथ से जाए और वक्डन किया मान लो W1, अगर ये फोर्स इस m मास के ब्लॉक को इस पाथ से ले जाए और वक्डन किया मान लो W2, ये फोर्स इस मास को इस पाथ से ले जाए और वक्डन किया मान लो W3, अलग अलग वक्डन आप मतलब हर पाथ को ले जाने में वक्डन आपने कर लिया। अगर ये वक्डन किया गया ये वाला फोर्स के द्वारा सेम आ जाए, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 आ जाए, मतलब कोई भी पाथ हो वक्डन का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, इस केस में ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। क्लियर है? मतलब एक शॉर्ट ये समझ लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स होता है वक्डन बाय दैट फोर्स, वक्डन बाय दिस फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट नहीं, फोर्स के द्वारा किया गया वक्डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा। डजंट मैटर कि ये कहां से कहां कैसे गया, बस ये सिर्फ एक ही बिंदु पे नहीं, एक ही पॉइंट को फोकस कर रहा है कि कहां से कहां जाना था, कैसे जाना है, डजंट मैटर। क्लियर है? इसको हम लोग कंजर्वेटिव कहते हैं। क्लियर? और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करेगा और पूरा राउंड हो जाएगा, पूरा सर्कल, पूरा क्लोज पाथ नहीं, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा टोटल ये क्लोज पाथ में जो वक्डन होगा वो जीरो होगा। जैसे इस मास को इसे यहां से उठा के यहां से ऐसे करके फिर यहीं पे लाके छोड़ दिया, तो कंजर्वेटिव फोर्स कितना वक्डन करेगा, राउंड ट्रिप में जीरो करेगा। इतनी जानकारी आपको रखनी है बस, ठीक है। आइए बात करें नॉन कंजर्वेटिव पे, फिर आपको सवाल देंगे जिसमें आपको खुद ये पता करना है कि वक्डन कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। और अगर आप ये बात पता कर लेते तो सवाल में आगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम इसमें ऐसे बनता नहीं है, फिर भी हम कोशिश किए कि कंजर्वेटिव को थोड़ा डिटेल्स में आपको समझाएं, कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव को। इस पे ज्यादा चर्चा होती नहीं, इस पे ज्यादा बातें होती नहीं क्लास में, क्योंकि उतनी वैल्यू नहीं इसे दिया जाता है। लेकिन आपको बस इतना बता दिया जाता है कंजर्वेटिव का मतलब ये होगा कि पाथ इंडिपेंडेंट होगा, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब पाथ डिपेंडेंट होगा। आगे आप लोग समझते रहिए। लेकिन अलग से हम आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पे 2 क्लास ही दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, लगाएंगे हेडिंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बाबू हाँ, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ने हैं, 2 11th में और 1 12th में। 11th में आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल और एक स्प्रिंग। स्प्रिंग हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशन को ग्रेविटेशन में करेंगे डिस्कस। और तीसरा जो कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 3 कंजर्वेटिव फोर्स मिला जुला के आपको पढ़ने हैं। ठीक, नॉन कंजर्वेटिव का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि पाथ पे डिपेंड करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर किसी m मास के ब्लॉक को नहीं A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जा रहे हैं, नहीं रास्ता अलग अलग हो रहा है, पाथ अलग अलग है, तो इसमें मान लो पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, वक्डन W1, वक्डन W2 और वक्डन W3। अगर ये यहां ले जाने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा ना बाबू। अगर ये फोर्स वर्क किया कौन सा, W1, ये फोर्स इस पाथ में वर्क किया W2 और इस पाथ में वर्क किया W3, अगर सेम ना हो, अगर सेम ना हो तो हमारा जो फोर्स होगा वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। देन दिस फोर्स इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये पाथ डिपेंडेंट होगा, नहीं ये मतलब वर्क डन बाय दिस फोर्स पाथ डिपेंडेंट नहीं, वर्क डन बाय
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट। मतलब ये हो गया कि आप अगर क्लोज लूप में नहीं, राउंड ट्रिप में जो इसका वक्डन होगा वो जीरो नहीं होगा। वक्डन बाय दिस फोर्स इन राउंड ट्रिप में डज नॉट जीरो, नहीं पूरे राउंड ट्रिप में ये वक्डन जो करेगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। एग्जाम्पल जो हमें समझना है, पढ़ना मेनली है हमें फ्रिक्शनल फोर्स। एक फ्रिक्शनल फोर्स डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग, जो कि नॉन कंजर्वेटिव है नहीं। उसके बाद और भी होता है, जैसे एयर ड्रैग हो गया। एयर ड्रैग मतलब एयर रेसिस्टेंस आप महसूस कर सकते हैं, पढ़ेंगे हम लोग इसको। और विस्कस ड्रैग, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, COUSE विस्कस ड्रैग। ये भी हम लोग विस्कोसिटी में पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब जो भी विस्कस ड्रैग और एयर ड्रैग ये सब हम लोग पढ़ेंगे, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे विस्कोसिटी में। फ्रिक्शनल फोर्स हमारा होगा नॉन कंजर्वेटिव, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, जैसे हम लोग कंजर्वेटिव समझे थे एग्जांपल्स, उसी तरह से नॉन कंजर्वेटिव को भी एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? सवाल करें? इसे क्वेश्चन से समझे, पहले इसको नोट करिए, इसे क्वेश्चन से समझेंगे, नोट करिए इसे। इसी चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से बस समझिएगा, आपसे ये सवाल बन जाएगा, आपको भी बनाने का मौका मिलेगा। पहले समझा देते हैं जो हमें समझाना है। एक ब्लॉक है √2 kg का, √2 kg का एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0.5। नहीं, अगर ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट स्पेसिफाई नहीं हो, स्टैटिक की जरूरत पड़े तो यही लेना है, काइनेटिक की आवश्यकता पड़े तो यही लेना है। एंगल ये दे रखा है आपका 45 डिग्री, और इस इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। मतलब कंप्लीट आपको मोशन कितना करवाना है? 10 मीटर का मोशन करवाना है। अब इसमें हमें पूछा ये गया कि आपको पता करना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कब? जब बॉडी को ऊपर की तरफ हमें 10 मीटर ले जानी हो, तब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगा। जब बॉडी को यहां से 10 मीटर नीचे ले जानी हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा, और इन अ राउंड ट्रिप। ठीक है, आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स में राउंड ट्रिप में जीरो आना चाहिए। वेरी गुड, आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है समझेंगे, कोई पेन नहीं चलाएंगे। हम लोग पहले करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में पहला हम लोग ले लेते हैं इन मूविंग अपवर्ड, ठीक है, इन मूविंग अपवर्ड। तो देखो, जब इसे ऊपर की तरफ मूव करोगे, समझिएगा सिचुएशन, जब इसको ऊपर की तरफ मूव करिएगा, मतलब यहां से आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, हाँ या ना? बोलो बाबू, यहां से आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये एंगल कितना है सर? 45। मास कितना है? √2। कैपेसिटी बना है सर। इसको जाना कहां तक है? 10 मीटर तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करवाना है ना सर? बोलो हाँ, 10 मीटर तक इसे ले जाना है, ठीक है। अगर इसका हम एफडी बनाए तो मतलब होगा क्या कि नीचे फोर्स लग रहा है mg sin 45, यस हो, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा एक्सेलरेशन फोर्स तो यही लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये एक्ट करेगा, पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा तो mg है। mg का बस मोशन के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट काम कर रहा है, तो वही कर रहा है। बताइए, फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट, हो गया दोनों के बीच का एंगल नहीं। तो फोर्स आपका सीधा अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कर ले तो वो होता है क्या? Fs cos थीटा। अब बताइए F का वैल्यू क्या होगा? ये है फोर्स में आपका, ये फोर्स है आपका, F का वैल्यू mg sin 45 है ना, और S का वैल्यू कितना है? 10, और cos थीटा का वैल्यू कितना? 180 डिग्री। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब m का वैल्यू √2
g का वैल्यू 10, sin 45 का वैल्यू √2 होता है इनटू 10 और cos 180 का वैल्यू -1, कट्टो कट्टो हो जाएगा -100 जूल। कोई डाउट जरा सा भी नहीं? बहुत सुंदर। इसका दूसरा केस था इन मूविंग डाउनवर्ड। इन मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अगर इसका मोशन होगा तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, समस्या देखिए। ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन, प्लीज पेन नहीं चलाइएगा कोई। यहां से ब्लॉक को नीचे ले जाना है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बदल गया, मतलब इसमें यही ना हुआ है, बोलो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बदल गया और ये हो गया आपका 10 मीटर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है ना। और बताइए एफबीटी तो वैसे ही एक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में इसका लगेगा फोर्स, कौन सा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो mg sin 45 एक्ट करेगा। बोलिए बस इसमें बदला क्या है, इसमें बदला है आपके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और कुछ नहीं। बोलोगे सर फ्रिक्शन भी लग रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, भाई फ्रिक्शन लगने के बाद ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बनाया है, तो आपको तो और कौन कौन फोर्स लग रहा है आपको इससे थोड़े मतलब है, आपको वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो बस ग्रेविटेशनल फोर्स को स्पेसिफाई करना है और डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स नहीं कर रहा है, ध्यान दो, ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अकेले ही थोड़े बना पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जितना ये लगा उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना टोटल सिस्टम में हुआ है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो बताइए इसमें भी फिर वही होगा fs cos थीटा, f का वैल्यू mg sin 45, यस और नो, s का वैल्यू 10 और cos 0 डिग्री होगा आपकी बात, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो 0 होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा √2 × 10 × 1/√2 × 10, खत्म कुल मिला के आया +100 जूल। कोई दिक्कत? अब राउंड ट्रिप मतलब ऊपर से नीचे नहीं, तो सीधा हो गया इन राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप में करिएगा तो टोटल प्लस कर दीजिएगा, है ना। तो राउंड ट्रिप में कितना होगा, वर्क डन इन अप और ये हो गया डाउन, तो ये राउंड ट्रिप में हो गया अप का और डाउन का प्लस कर दीजिएगा, अप और डाउन का प्लस करिएगा तो कुल मिला के कितना आया +100 और -100 0, माइनस अप का 100 और डाउन का +100, कुल मिला के 0 वर्क डन। बताइए ये किस चीज को प्रूव करता है, वर्क डन 0 हुआ, हेंस दिस इज, हाँ इसीलिए ये कौन सा फोर्स हो गया, हाँ हेंस ये हो गया आपका कंजर्वेटिव फोर्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं ना। छापिए, देखो बाबू ये क्लियर हो गया, इससे ये पता चल गया कि एक छोटा सा क्लू तुम्हें मिल गया कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। क्या करना है, पूरे राउंड ट्रिप का वर्क डन निकाल लेना है, अगर 0 आ गया कंजर्वेटिव होगा। एक तो क्लू तुम्हें मिला, लेकिन बार बार ऐसा करेंगे नहीं हम लोग, कुछ तरीका निकालेंगे, कुछ जुगाड़ निकालेंगे। अब हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा। इसे देखो, अब वर्क डन का फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको पता है कि मोशन के, हाँ मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट होता है फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ध्यान में रखिएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड भी करेंगे कि कब फ्रिक्शन किधर लगेगा। इसमें क्या था, इसमें भी देखो जरा, दूसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कहां, इन अपवर्ड मोशन। देखो इन मूविंग अपवर्ड, अगर हम अपवर्ड की बात करें, सुनो बाबू ध्यान से सुनो, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, मूविंग अपवर्ड मतलब यहां से मोशन स्टार्ट होना है। आप ही बताओ हमारी टेंडेंसी टू मोशन किधर है, आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा सर, पक्का लगेगा नहीं लगेगा 10 मीटर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे कितना, म्यू_n, F बराबर म्यू_n लगेगा ना बाबू। कोई दिक्कत बोलो, हो गया। फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन का द्वारा किया गया वर्क डन निकाल लीजिए, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5। तो वर्क डन इन मूविंग अपवर्ड कितना होगा, fs cos थीटा, बोलो f का वैल्यू कितना है, म्यू_n, s का वैल्यू s ही रहेगा मतलब 10 है, और cos थीटा का वैल्यू कितना है बाबू, cos
हाँ cos थीटा क्या होता है 45 मत रख देना। cos थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब 180 डिग्री। कोई डाउट? म्यू का वैल्यू 0.5, n का वैल्यू क्या होगा? देखो n का वैल्यू सुनो बाबू, हाँ n का वैल्यू होगा ये वाला, ये n हो गया और इधर एक्ट करेगा कौन? mg cos 45, 180 नहीं। n का वैल्यू समझ गए? n का वैल्यू निकालने आता है ना बाबू? गुड, ये तो हम लोग कर चुके हैं। n का वैल्यू होगा mg cos 45 इंटू 10 और cos 180 का वैल्यू -1। कौन गुणन कर रहा है रे? गुणगुनाओ नहीं। मास कितना है? √2, g कितना है 10, cos 45 √2 इंटू -1। कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 टूट गया है, कुल मिला के 10 और 10 छूट गया ना mg। कहाँ छूटा? mg, अच्छा m छूट गया। कुल मिला के जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो हमें लगता है n का वैल्यू √2 है, g का वैल्यू 10 है। m का वैल्यू √2, g का वैल्यू 10, cos 45 का वैल्यू 1/√2, ये वाला 10 छूट गया नहीं, इंटू 10 इंटू -1, ये है f। क्लियर है? खत्म हो गया। सॉल्व करिएगा कि 50 जूल आया, पॉजिटिव की नेगेटिव -50 जूल। कोई दिक्कत? पहले समझो। दूसरा केस में देखो, हम बार बार पीछे नहीं देख पाएंगे कि कौन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। लिखो नहीं प्लीज, पहले समझ, लिखने का मौका देते ही नहीं देते। कब? दोनों सोचता मौका हाथ से निकल रहा है। लिखो नहीं, कलम को कुछ आराम में तो दो। अब देखो, जब मोशन डाउनवर्ड होगा, समझना सर, मतलब जब इसका मोशन टेंडेंसी डाउनवर्ड की होगी तो डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल होगा। बोलो, अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। बस हो गया। फिर भी 180 ही बना रहा। तो बर्डन इन मूविंग डाउनवर्ड, हाँ डाउनवर्ड कितना होगा बाबू? एफ एस cos थीटा। f का वैल्यू कितना? f का वैल्यू म्यू n, s का वैल्यू 10, cos थीटा होगा 180। cos 180 अभी भी बरकरार रहा कि नहीं रहा? कारण पता है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन, इसीलिए ये सब सारी चीजें और पता है। ये कैलकुलेशन यहीं से कॉपी पेस्ट हुआ है। सीधा लिख दें -50 जूल। कोई दिक्कत? तो अब इन राउंड ट्रिप अगर हम बात करें, नहीं इन, हाँ राउंड ट्रिप की अगर हम बात करें तो राउंड ट्रिप में क्या हो जाएगा बाबू? वर्क डन इन मूविंग अपवर्ड प्लस वर्क डन इन मूविंग डाउनवर्ड। अपवर्ड में -50, डाउनवर्ड में भी हाँ -50। कुल मिला के कितना हो गया? -100 जूल। क्या जीरो आया? वर्क डन इन राइट राउंड ट्रिप जीरो आया नहीं। इसका मतलब ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन? फ्रिक्शन। समझ पाए? बोलो, छापिए। सुनो बाबू, आज सुनो। देखो, इस सवाल में बस एक बात थी कि डिस्टेंस में तुम्हें निकालना था। आई बात समझ में? इसमें डिस्टेंस तुम्हें निकालना था। क्लियर है? बहुत सुंदर। आइए पहले इसका पीडी बना के डिस्टेंस निकालें, फिर क्योंकि वर्क डन करना है। देखो, वर्क डन अप्लाइड फोर्स है 40 न्यूटन, यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला जो एफ एस cos थीटा लिखाएगा, उसमें एफ तो 40 ही होगा, लेकिन एस जो है ना, एस टोटल होता है। मतलब उस सिस्टम पे जितने फोर्सेस लग रहे होते हैं, सारे फोर्सेस मिला के एक नेट एस बनता है ना। एस अकेला नहीं बनाता है। तुम अकेला एस बनाओ, बहुत सारे बच्चे एस अकेले बना रहे होंगे। 40 न्यूटन का कितना मास है? 10 kg का ना। मास कितना है? 10 किलोग्राम का। तुम लोगों ने क्या किया होगा? बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या करी? समझो गलती कहाँ पे करते हो भाई? 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 10 kg के ब्लॉक पे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लोगे। फिर सुनो न रे, जो गलती करते हो वो गलती बता रहे। वो गलती जिससे होती है कि 40 न्यूटन का फोर्स लगा के 10 न्यूटन के मास पे एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है नहीं? एक्सेलरेशन पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 पता है, टाइम दे रखा है, उससे एस निकाल लोगे। ये वाला एस गलत आएगा। होगा और आएगा दोनों अलग अलग बात। जो होगा वही ना आएगा। तुम्हारा होगा कुछ और, आ रहा है कुछ और। अरे हाँ, उससे 4 आएगा जो कि गलत है। हाँ, अब देखो, आपको नेट एक्सेलरेशन, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो सिस्टम का निकालना पड़ेगा बाबू। नहीं, सुनो सुनो सुनो,
प्यारे देशवासियों ध्यान दीजिए, ये है हमारा 10। पहले हम लोग इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये सिस्टम कितना मूव करेगा, डिस्प्लेस होगा, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर 40 न्यूटन का। टेंडेंसी टू मोशन इधर होगी, तो पक्का फ्रिक्शन इधर लगेगा, हाँ या ना। फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एन। बोलो एन का वैल्यू, म्यू का वैल्यू कितना, 1/3। एन का वैल्यू mg cos थीटा, बिल्कुल। m का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10, cos थीटा का मतलब cos 53, और cos 53 का वैल्यू आपको भली भांति ज्ञात है, कितना होता है बाबू, हाँ 1/3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3/5, कट्टो कट्टो कुल मिला के 5 गुना 10 कितना आया, 20 न्यूटन। बातें करिए प्लीज। 20 न्यूटन का फोर्स पीछे लग रहा है, 40 आगे लग रहा है, बड़ी आगे जाएगी 20 से, मतलब ये हुआ इस बड़ी का हाल कि 40 आगे 20 पीछे, मास इतना तो एक्सेलरेशन कितना, तो 40 माइनस 20 बराबर 10a। बोलो तो a इक्वल टू हो जाएगा 20/10, इतना हमको भी पता है। तो आया, अब ये रहा इसका एक्सेलरेशन एक्चुअल वाला, जिससे ये बॉडी मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नहीं। समझ गए बात को, समझे? बिल्कुल, ग्रेविटी का कंपोनेंट बिल्कुल एक्ट करेगा, करवा लो, करवा। ग्रेविटी का कंपोनेंट में ही तो फ्रिक्शन सब मिला जुला है, नहीं समझे बात को? mg cos थीटा कहां से आया होगा, म्यू mg cos थीटा क्या है, ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है। ये तुम बता रहे हो कि ये जो फोर्स है ये mg cos थीटा पीछे एक्ट करेगा, ये नहीं कह रहे हो वो? फ्रिक्शनल तो लगेगा, mg sin 53 लगेगा, mg sin पीछे भी लगेगा ना, mg sin वो कितना आ जाता है, 80। तो बड़ी किधर स्लाइड करेगी, तो मोशन होगा ही नहीं, मोशन होगा ही नहीं, नीचे स्लाइड करना ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, तो उससे 2 मीटर पर स्टैटिक एडजस्ट होगा, टेंडेंसी टू मोशन के अपोजिट लगेगी स्टैटिक। एक फोर्स और छूट गया ना तुम्हारा, mg sin थीटा छूट गया ना, तब इस पे mg sin थीटा भी लगेगी ना, तो mg sin थीटा के हिसाब से फ्रिक्शन एडजस्ट होगा। नहीं समझे? एक सेकंड रुको सर, फ्रिक्शन होगा इतना ही, लेकिन लगेगा इतना ही जरूरी है, इधर लगेगा ये जरूरी है, पहले देख चेक तो कर लो। सर इस पे इधर फोर्स लगेगा सर, कौन सा, mg sin थीटा, sin कितना 53, sin 53 लगेगा। पहले अभी फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं कि किधर लगेगा, जिधर नेट फोर्स होगा उसके अपोजिट लगेगा। एक बार चेक कर लेते हैं mg sin थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, m का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10, sin 53 का वैल्यू 4/5, 4/5, ये कितना हो गया 2, कुल मिला के तो 80 आ गया न्यूटन। अब देखो सुनो, अब हुआ क्या है समझिएगा, सिचुएशन समझिएगा। अब गिरेगा हमें, हाँ अब ये जो ब्लॉक है समझो, 40 से आगे जाना चाहता है, पीछे से 80 खींच रहा है, इसकी मोशन की टेंडेंसी कितनी हो गई सर, पीछे की तरफ। न्यू mg कितना लगेगा, टेंडेंसी की मोशन के अपोजिट लगेगी ना, ना 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 ना, रिलेटिव मोशन के अपोजिट, रिलेटिव मोशन के अपोजिट या मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट। मोशन की टेंडेंसी आपको क्या लगता है किधर होनी चाहिए, 40 इधर होनी चाहिए, पीछे लगेगी बाबू, पीछे कितनी लगेगी, जितनी लग सकती है, क्योंकि मोशन हो रहा है, कितनी लग सकती है, बिल्कुल कितना 20 निकाल लिए थे म्यू, कैसे निकला था ये, म्यू mg cos 53 को सॉल्व करेगा तो 20 आएगा। अब हुआ तुम्हारा FBT कंप्लीट। तो अब नेट 80 माइनस 40 प्लस 20 बराबर 10a, 80 में से 60 गया, अब हुआ तुम्हारा 20 नहीं 20 इक्वल टू 10a बराबर कितना हुआ 52 मीटर पर सेकंड। लेकिन तरीका गलत था, पुराना वाला तरीका गलत था, कारण ये आंसर मैच नहीं करता, क्योंकि देखो ना फ्रिक्शन की फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इसके द्वारा बक्टर निकालोगे तो साइन उल्टा हो जाता है ना। आई बात समझ में, बोलो एक्सप्रेशन पता चल गया बाबू, u कितना है, a0, a कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, s, बोलो s कितना है
हाफ ए टी स्क्वायर करिएगा तो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ का वैल्यू हाफ रहेगा, ए का वैल्यू ए रहेगा और टी का वैल्यू 10 सेकंड, 100 आएगा। कुल मिला के कितना हुआ? 100 मीटर आया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 100 आया। बस 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 वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय सिर्फ अप्लाइड फोर्स पे अप्लाइड बोल रहा है। अच्छा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड। अच्छा, एफ अप्लाइड, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। बताइए बड़ी किधर जाएगी? बिल्कुल इधर आएगी ना, ये इधर 100 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है? अपोजिट। तो बताइए एफ का अप्लाइड कितना है? 40, डिस्प्लेसमेंट 100 और कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कॉस 180। तो कितना हुआ? -4000 जूल। क्लियर है? समझ पाए? बहुत सुंदर। नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अब मान लो हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव चेक ये निकालने सीख गया। अगर मान लो हमें ये चेक करना हो कि गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, एक तो तरीका ये है कि उस फोर्स के द्वारा डिफरेंट पाथवे वर्क निकाल लीजिए, मतलब क्लोज लूप में निकाल लीजिए। लेकिन अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, बस फोर्स दे रखा हो और पूछ लीजिए, जैसे तुमको हम बोले सुनो कि ये एक फोर्स है, नहीं 2x² i कैप प्लस नहीं 3j कैप ऐसा कुछ फोर्स है। अब ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? जैसे हम तुमको बोलेंगे ये 40 न्यूटन का फोर्स है, कंजर्वेटिव है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? संभव है चेक करना? नहीं ना है। आइए तरीका बताते हैं कि इसको कैसे समझते हैं। लगाएंगे हेडिंग, हाउ टू चेक इफ गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, कंजर्वेटिव और नॉट। सुनो बाबू, जैसे मान लीजिए फोर्स है हमारा, एक फोर्स वेक्टर है x i कैप, y j कैप एंड z k कैप के फॉर्म में है। पहले आप हमें थोड़ी सी बात बताइए, डिफरेंशिएशन की बात करें। अगर हम x को, सुनना जरा, अगर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? dx/dx कितना होगा? ऐसे करके कट्टो कट्टो 1 एंड ना डिफरेंशिएशन होगा ना बाबू उसका, d ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx 1 होता है। अगर हम आपको ये कहें कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा बाबू? dy/dx कितना होगा? कितना होगा? 0। y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो y कांस्टेंट हो गया ना, नहीं समझे? अगर सुनो, अगर मान लो हम ये कहें कि गाय को बकरी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो बकरी के लिए गाय कांस्टेंट, बकरी को बकरी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं समझे? छोड़ो, इस बात ऐसे बोलना नहीं चाहिए। देखो हम ये कह रहे हैं, बोलना कुछ और है। जैसे ये है ना, ये अगर एक y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो x के लिए y कांस्टेंट हो गया ना भाई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आई बात समझ में? वेरी गुड, इसी कंसेप्ट पे ये बेस्ड होगा। अब सुनो, आपको क्या करना है, हर टर्म को दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब हर पेयर को, हर टर्म को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं, सुनो, और यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो पार्शियल होगा। तो अगर हम लोग करते हैं इसके फोर्स जो x डायरेक्शन में लग रहा है, समझो x डायरेक्शन में जो फोर्स एक्टेड है इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। कभी वैल्यू क्या होगा, वैल्यू दिए ऐसे रैंडम दिए कर दिए। फोर्स जो y डायरेक्शन में होगा उसे हम लोग इसके अपोजिट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर रिजल्ट सेम आया, पहली बात, उसके बाद आपको 3 केस चेक करना पड़ेगा, x y z तीनों पेयर चेक करना पड़ेगा। अगर आप y को z के रिस्पेक्ट में
ठीक है, y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और z कंपोनेंट वाले फोर्स को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर बराबर आ गया, अगर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बराबर आ गया, तीसरा कौन बच गया? तीसरा बच गया हमारा कौन सा? हाँ, xz बच गया। तीसरा बनेगा xz। अगर हम x को कर देते हैं, हाँ z को करें, कौन सा? x को z के रिस्पेक्ट में, x को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और z को फोर्स इन z डायरेक्शन में उसको हम लोग z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर ये गलत है क्या? नहीं, सही है। ओ सॉरी, ये z और ये x। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाता है, ये समझो, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो देन फोर्स इज कंजर्वेटिव। फोर्स इज कंजर्वेटिव। फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो फोर्स क्या होगा हमारा? कंजर्वेटिव होगा। एक सवाल से समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं। मात्र समझो यहां पे, जैसे मान लो हमारे पास एक फोर्स है एक्स आई कैप। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो चुप भी रह सकते हैं बाबू, नहीं, दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये फोर्स है, चेक करना है कि कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोर्स जो x वाला कंपोनेंट है इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताओ, x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y के लिए x कांस्टेंट हो गया ना? नहीं होगा बाबू। तो y के लिए x कांस्टेंट हुआ, डिफरेंशिएशन 0। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू z। बताइए z है क्या यहाँ पे? बिल्कुल है, 0, ऑलरेडी 0। और करोगे क्या बचा? तीसरा वाला टर्म, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z, कितना आया है? और दोनों ये वाला टर्म करना पड़ेगा ना, ये तो अलग हो गया। सुनो, ये वाला इसका दूसरा वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट किया ना बाबू, इसका दूसरा वाला पार्ट चेक करेंगे ना। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ, x के लिए y तो 0 हो गया ना, मतलब x के लिए y तो कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन 0। इसका दूसरा वाला पेयर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। अब बताओ, y के लिए z ऑलरेडी, वैसे z अवेलेबल है भी नहीं, फिर भी अगर होता तो 0 होता। उसके बाद एक और टर्म बचा है आपका x के लिए, हाँ, z with respect to fz with respect to x। तो बताइए, z तो है ही नहीं, x किसको डिफरेंशिएट करेगा? किसी को नहीं। मतलब इसके लिए अगर होता है तो क्या होता? 0। और देखो, ये 0 होना नेसेसरी नहीं है, ये बराबर होना नेसेसरी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 1 आता है, यहाँ पे 2 2 आता है, यहाँ पे 3 3 आता, फिर भी ये सेटिस्फाइड है। आई बात समझ में? और इससे बात करेंगे हम लोग अगले क्लास में। इसका मतलब यहां से ये बात समझ में आ गई कि ये फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और सवालों के साथ। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।